अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले में मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम रॉ मटेरियल की रिसीट और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पहला मेथड सीखने जा रहे हैं। टॉपिक की कंप्लीट अवेयरनेस के लिए इसे आखिर तक देखें और इस लेक्चर को दूसरे तलबा तक पहुँचाएँ और इल्म को फैलाने का ज़रिया बने। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फैक्ट्री के स्टोर में तारीख के लिहाज से पहले वसूल करदा रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्लांट में इस्तेमाल करने के लिए पहले भेजते हैं, यानी पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पर जैसे सेल्स वगैरह की जाती हैं। इस मकसद के लिए लेजर कार्ड इस्तेमाल होता है जिसमें ये सब दर्ज होता है। इसके 3 बुनियादी कालम होते हैं और इन 3 बुनियादी कालम्स के मज़ीद झीली कालम्स भी होते हैं। पहले कालम में रॉ मटेरियल की डेट और फी यूनिट के रेट के हिसाब से एंट्री की जाती है और इसे बैलेंस वाले कालम में भी इसी तरह डेट के हिसाब से एंटर किया जाता है। जब ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट को इशू किए जाते हैं तो इशूड वाले कालम में इसकी एंट्री की जाती है और बैलेंस वाले कालम्स में से इसे माइनस किया जाता है। यानी जब परचेज करते हैं तो परचेज वाले कालम में ऐड करते हैं और बैलेंस वाले कालम में ऐड करते हैं, और जब आप इशू करते हैं मटेरियल तो इशूड वाले कॉलम में ऐड करते हैं और बैलेंस वाले कॉलम में से माइनस करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसा कि वेट के लिए किलोग्राम या पाउंड को लिखा जाता है। कपड़े की यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर्स में जाहिर की जाती है, लेकिन आमतौर पर सवालों में यूनिट्स लिखा हुआ होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के मुताबिक परफॉर्मे में एंट्री करेंगे हम। यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए रॉ मटेरियल की रिसीट, इशूड और बैलेंस को अलग अलग लिखा गया है, लेकिन हम इसे डेट की बुनियाद पर मटेरियल लेजर कार्ड में डेट के हिसाब से ही इंटर करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर सवाल में आपके पास यही सीक्वेंस हो, ये सारे अलग अलग आपको बताए जा सकते हैं। जहाँ पर सबसे पहले हम पिछले माह का क्लोजिंग बैलेंस जो कि मौजूदा माह का ओपनिंग बैलेंस होगा, उससे सबसे पहले बैलेंस इन स्टोर्स वाले कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स में 50 यूनिट्स लिखेंगे और एक यूनिट आपने 5 रुपए का खरीदा था तो 5 रुपीज़ को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 250 की अमाउंट आई, यानी इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ की है। यही ट्रीटमेंट हम इशूड वाले कॉलम में भी करेंगे और रिसीट फ्रॉम सप्लायर्स वाले कॉलम में भी करेंगे। यानी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट रेट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया तो इसे खुद से मत लिखें, और अगर दिया हुआ है और आपने इग्नोर कर दिया है गलती से तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट बात, हर एंट्री को मुकम्मल करने के बाद मार्कर से लाइन ड्रा करें ताकि वाज़ेह पता चले कि ये ट्रांजैक्शन या एंट्री मुकम्मल हो गई है। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब बढ़ते हैं। किसी भी एंट्री को करने से पहले सबसे पहले जो बैलेंस मौजूद होता है डेट के हिसाब से वो आप एंटर करेंगे, उसके बाद कोई एंट्री करेंगे। इस ट्रांजैक्शन में आपने 50 यूनिट्स रिसीव किए और एक यूनिट आपको 6 रुपीज़ का पड़ा, तो आप रिसीट वाले कॉलम में यूनिट के कॉलम में 50 लिखेंगे और यूनिट रेट में ₹6 लिखेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट वाले कॉलम में 300 की अमाउंट आई। इसे पहले से मौजूद बैलेंस के बाद वाली लाइन में लिखना है, इसे उसके साथ नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। अपडेट के हिसाब से यहाँ पर आपके पास 2 इन्वेंट्रीज हो गई, गो कि ये एक ही मटेरियल है लेकिन रेट के एतबार से और डेट के एतबार से ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज बन जाएंगी। इसके साथ फिर जो बाकी कॉलम्स हैं रिसीट के कॉलम में और इशूड के कॉलम में आप यहाँ पर इनको खाली छोड़ देंगे या कोई भी छोटी सी लाइन ड्रा कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब। इसमें आपने 4 जनवरी में 50 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन यूनिट को। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि जब भी आप मटेरियल को इशू करेंगे तो उसके साथ रेट गिवन नहीं होगा। रेट के लिए हम मेथड को देखेंगे। मेथड हमारे पास FIFO है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डेट के एतबार से हमारे पास 50 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से पड़े हुए थे, वो सारे इशू कर दिए। अब बाकी आपके पास 50 यूनिट्स बच गए 6 रुपीज़ के हिसाब से 300 की अमाउंट या बैलेंस के साथ। 50 आउट हो गए पहले वाले और जो बाद में 50 आए थे वो आपने अपने पास स्टोर में रखे हुए हैं। इसी तरह बाकी कॉलम्स को खाली रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब, जिसमें 3 जनवरी को ख़रीदे गए यूनिट्स को सप्लायर को आपने वापस किया। यहाँ पर डेट बताने का मकसद ये है कि
3 जनवरी को जो यूनिट्स परचेज किए थे 50, उनका यूनिट रेट ₹6 है, उसे इस्तेमाल किया जा सके। तो ये यूनिट्स फैक्ट्री से आउट हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें रिसीट फ्रॉम सप्लायर्स के कॉलम में लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। रेड इंक से एंटर किया जाता है, इसलिए इन्हें रेड एंट्री कहा जाता है। 10 यूनिट्स को ₹6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 की अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पर बैलेंस वाले कॉलम में यूनिट्स में से इन 10 यूनिट्स को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स 40 हो जाएंगे। रेट आपका 6 ही रहेगा। अब 40 यूनिट्स को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ₹240 की आपके पास अमाउंट आई बैलेंस की। इसके साथ फिर बाकी बैलेंसेस को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब, जिसमें सबसे पहले आप 6 डेट में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अगली डेट के लिए ओपनिंग बैलेंस बना 40 यूनिट्स का ₹6 के हिसाब से ₹240 की अमाउंट बनी। आपने 30 यूनिट्स रिसीव किए 8 जनवरी को। इसे रिसीट्स वाले कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स में 30 लिखेंगे, यूनिट रेट में ₹5 लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नेट अमाउंट आएगी और यही अमाउंट आप बैलेंस वाले कॉलम में एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखें यहाँ पर यूनिट एक ही है लेकिन उनका यूनिट रेट डिफरेंट है, डेट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग एंट्री की गई है। बाकी कॉलम्स में एंट्री नहीं हुई इसलिए उन्हें खाली ही छोड़ दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है उसे लाइन ड्रा करके सेपरेट कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए अगली स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले से जो बैलेंस मौजूद था उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जब आप प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपके पास प्रीवियस डेट का बैलेंस मौजूद होगा, उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास के जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो अगली डेट के लिए ओपनिंग बैलेंस होंगे एज इट इज़। तो यहाँ पर 40 यूनिट्स को परचेज किया गया और एक यूनिट आपको ₹7 का पड़ा। 15 जनवरी को आपने ये परचेज किए। तो रिसीट फ्रॉम सप्लायर्स के कॉलम में 40 यूनिट्स लिखेंगे और यूनिट रेट में ₹7 लिखेंगे। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 280 की अमाउंट को बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। 40 यूनिट्स ₹6 के हिसाब से, 30 यूनिट्स ₹5 के हिसाब से और आखिर में अगेन 40 यूनिट्स ₹7 के हिसाब से आपने बैलेंस वाले कॉलम में एंटर कर दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। इसमें 60 यूनिट्स आपने इशू किए हैं 22 जनवरी को प्रोडक्शन के लिए। ये बात समझिएगा, यहाँ पर आपने टोटल 60 यूनिट्स ट्रांसफ़र किए हैं। 60 यूनिट कैसे पूरे करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास 40 यूनिट्स पड़े हुए थे ₹6 के हिसाब से, वो आउट करेंगे। उसके बाद 60 में से 40 को माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास 20 यूनिट्स बने थे और डेट के हिसाब से फिर 30 यूनिट्स ₹5 के हिसाब से पड़े थे, उसमें से आप 20 यूनिट्स आउट कर देंगे। तो आपके पास बैलेंस में 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 यूनिट्स रह जाएंगे ₹5 के हिसाब से, जिनकी नेट अमाउंट 50 बनती है। और उसके बाद आखिर में 40 यूनिट्स जो ₹7 के हिसाब से पड़े हुए हैं आपके पास, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इन्हें एज इट इज़ लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब बढ़ते हैं। इसमें भी आप 30 यूनिट्स को आउट कर रहे हैं, लेकिन 30 यूनिट किस तरह पूरे करेंगे? 10 यूनिट्स सीक्वेंस के एतबार से आपके पास पहले से पड़े हुए थे वो आउट किए, क्योंकि आप 10 यूनिट्स पहले इशू कर चुके हैं इसलिए रिमेनिंग यूनिट्स 20 होंगे। उनका यूनिट रेट ₹7 है, उसके हिसाब से इन्हें आउट किया। तो सीक्वेंस के एतबार से 40 में से 20 यूनिट्स जो आपने बाद में आउट किए हैं इन्हें हाईलाइट भी किया गया है। रिमेनिंग यूनिट्स 20 बनेंगे, उन्हें ₹7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेट अमाउंट आपके पास ₹140 की आएगी। इसी सीक्वेंस के हिसाब से आप यूनिट्स इशू करते जाएंगे इस मेथड में। और आखिर में 10 यूनिट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्लांट पर एक्सेस हो गए, तो इसलिए उन्हें स्टोर में वापस भेजा गया। जब ये स्टोर में वापस आएंगे तो इन्हें इशूड वाले कॉलम से माइनस करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नोट कीजिएगा, इशूड फ्रॉम स्टोर्स में 22 जनवरी को भी आपने इशू किए हैं और उसके बाद 25 जनवरी को भी आपने इशू किए हैं। इन दोनों में से जो लेटेस्ट इशूड है वो आपका 25 जनवरी वाला इशूड है। और इसमें से भी रूल ये कहता है कि जो लेटेस्ट इशू होगा, जो सबसे
آخر میں یونٹس جاری کیے گئے ہوں گے ان کے ریٹ کو استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پر 25 جنوری میں 10 یونٹ کا ریٹ 5 تھا، وہ پہلے ایشو ہوئے، جبکہ 20 یونٹس کا ریٹ ₹7 تھا، وہ بعد میں ایشو ہوئے۔ تو یہ اس لحاظ سے لیٹسٹ ایشوڈ تھا، اسی کے ریٹ کو استعمال کیا۔ عام طور پر یہی رول اپنایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فکس ڈیٹ یا فکس ریٹ کو وہ خود بتا دیتے ہیں کوسچن میں، تو آپ کو اسے فالو کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ یونٹس اسٹور میں واپس آ رہے ہیں، اس لیے یہ یونٹس ترتیب کے اعتبار سے اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ 20 آپ کے پاس پہلے پڑے ہوئے تھے، 10 آپ کے پاس پھر آ گئے، تو 30 یونٹس ہو گئے ان ٹوٹل۔ ان کو 7 سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس بیلنس والے کالم میں، اماؤنٹ والے کالم میں 210 کی اماؤنٹ بنی۔ FIFO، LIFO اور ویٹڈ ایوریج کے میتھڈ میں بیسک انٹریز میں ریٹرن کو خاص طور پر اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں جنرل ڈسکشن کی طرف۔ اس میں جو مٹیریل آپ نے پرچیز کیا تھا، نمبر آف یونٹ سے 110، ان کی ٹوٹل جو پرچیزنگ کاسٹ تھی 670 روپیز کی تھی۔ اس طرح جو اس میں سے آپ نے مٹیریل ایشو کیا 130 یونٹس کا، ان کی کاسٹ تھی 710 روپیز، اور بیلنس کے کالم میں آپ کے پاس 30 یونٹس بچے اور ان کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے 210 روپیز۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو ٹیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں آپ کے پاس یونٹس سے 50 پڑے ہوئے، آپ کے پاس 110 اور آپ نے ریسیو کیے، پرچیز کیے، تو ٹوٹل یونٹس آپ کے پاس 160 ہو گئے، جبکہ آپ نے 130 یونٹس ایشو کیے تو ریمیننگ یونٹس آپ کے 30 ہی آئے۔ تو دیکھیے بیلنس میں بھی یہ 30 یونٹس شو ہو رہی ہیں۔ ٹاپک کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہو یا سجیشنز آپ دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا ذکر ضرور کیجیے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔